हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग मस्त स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे इतिहास। इससे यही स्पष्ट हो जा रहा है कि इतिहास मतलब कोई चीज़, घटना या कहानी या किसी शासक के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो हम चलते हैं कि इतिहास है क्या। ठीक है, और इतिहास का जनक, इतिहास को तीन भाग में जो बांटा गया है, प्राचीन, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास, इसको किसने बांटा है। तो चलिए, सबसे पहले हमारा टॉपिक है कि इतिहास है क्या। तो सबसे पहले जानेंगे कि इतिहास है क्या। तो बीती हुई कहानियों या घटनाओं का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। अब कोई भी कहानी या घटना हो, प्रथम विश्व युद्ध हो या बाबर, अकबर, हुमायूं और गौतम बुद्ध, मतलब इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, जो भी चीज़ मतलब जो बीत चुका है, उस घटनाओं का अध्ययन करना, पढ़ना, ये हमारा क्या कहलाता है? इतिहास। अब चलिए, इतिहास, इति का मतलब होता है बीती और हास का मतलब होता है कहानी, यानी बीती कहानी इसमें पढ़ना है केवल। अब चलिए, इतिहास का जनक कौन है? तो इतिहास का जनक हेरोडोटस, जो यूनान के था। उसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। उसमें उसने इतिहास के कुछ घटनाओं का वर्णन किया था। तो इसी कारण उसे इतिहास का जनक कहा जाता है, हेरोडोटस को। अब चलिए, भारतीय इतिहास का विभाजन। भारतीय इतिहास का विभाजन मतलब कि किसने किया था और कितने भाग में। तो उसको सबसे पहले क्रिस्टोफ सिलियस, जो जर्मनी का था, उसने भारतीय इतिहास को तीन भाग में बांटा था। पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्य इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। तीन भाग में बांटा था। तो सबसे हमारा पहला है प्राचीन इतिहास के बारे में जान लेंगे कि प्राचीन इतिहास के मतलब कि हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमको कैसे मालूम होता है कि यह जो घटना है किस काल का है, मतलब प्राचीन इतिहास का है या मध्य इतिहास का है या आधुनिक काल का है। तो वही हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, 0 से लेकर 800 ईस्वी तक, यानी 800 वर्ष, जब सन शुरू हुआ और 800 ईस्वी के बीच में हम जितने भी घटना का अध्ययन करेंगे वह सब हमारा प्राचीन इतिहास में जाएगा। तो जैसे में कुछ हम लोग टॉपिक लिए हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म, तो इनका जन्म हुआ था 345 ईस्वी में। तो ये हमारा 800 ईस्वी से मतलब कि नीचे है। उसके बाद गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, मतलब ये भी जाएगा प्राचीन इतिहास में। उसके बाद सिकंदर का आक्रमण, यानी सिकंदर जो आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में हमारे भारत देश पर आक्रमण किया था, जो ये यूनान का था। और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, ये जो चारों धर्म है, बौद्ध, जैन, इस्लाम और ईसाई, ये चारों धर्म का उदय प्राचीन इतिहास में ही हुआ है। अब चलिए, उसके बाद कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक के द्वारा 261 ईस्वी में लड़ा गया था, जो ये भी प्राचीन इतिहास में जाएगा। तो आप इससे अब जान जाएंगे कि 0 से लेकर 800 ईस्वी तक की जितनी भी घटना होगा सब प्राचीन इतिहास में जाएगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरी टॉपिक पर, यानी मध्य इतिहास, जो बीच में है। तो सबसे पहले 800 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक, यानी 800 से लेकर 1700 ईस्वी तक के बीच में जितनी भी घटना घटी हो उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मोहम्मद गजनवी का आक्रमण, जो मतलब कि अफगानी था, जिसने 1025 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। गुजरात में एक सोमनाथ मंदिर है जिस पर उसने 17 बार आक्रमण किया था। क्यों आक्रमण किया था? तो धन लूटने के लिए उस मंदिर पर आक्रमण किया था। उसके बाद दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत जो है 1206 ईस्वी से प्रारंभ होती है, जो सबसे पहले शासक बने कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद बाबर, अकबर, शाहजहां, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे तो हमारा मध्य इतिहास में ही जाएगा। उसके बाद क्या है? वास्को डी गामा, यानी वास्को डी गामा जो हमारे भारत में आया था तो मध्य काल में ही आया था। 1498 में वह भारत आया था, पुर्तगाल का था, जो पुर्तगाल और भारत के बीच के रास्ता का मतलब खोज किया था। उसके बाद पानीपत का युद्ध, तो पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था बाबर द्वारा और इब्राहिम लोदी के द्वारा, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। और उसके बाद ताजमहल, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना, जो अंग्रेज कंपनी था, जो पहली बार हमारे भारत देश में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया। और उसके बाद ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, इन सभी मतलब कि मस्जिद और ताजमहल, लाल किला का निर्माण मध्यकाल में ही हुआ है। अब आप इसमें पढ़ सकते हैं कि 800 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी के बीच में जितना भी घटना हुआ होगा, चाहे किसी भी शासक या कोई भी चीज़, उसको हम
मध्य इतिहास में पढ़ेंगे। अब हमारा लास्ट वाला है आधुनिक इतिहास, जो 1700 ईस्वी से लेकर 1947 यानी 1700 ईस्वी से लेकर 1947 जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ उतने के अंदर में मतलब जितने में हम घटना कहानी के बारे में पढ़ेंगे या किसी भी शासक के बारे में पढ़ेंगे वह हमारा आधुनिक इतिहास में जाएगा। तो चलिए सबसे पहले प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, तो ये भी मतलब कि आधुनिक काल में है। और दूसरा बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। तीसरा क्या है 1857 की क्रांति। अब 1857 की क्रांति में झांसी की रानी भी लड़ी थी, वीर कुंवर सिंह भी लड़े थे, मतलब कि मंगल पांडे भी थे। ये जितने भी व्यक्ति है और घटनाएं हैं उनको मतलब अध्ययन करेंगे तो हमारा आधुनिक काल में ही जाएगा। अब उसके बाद है राष्ट्रगान वंदे मातरम। राष्ट्रगान के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है और वंदे मातरम का लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। और उन राष्ट्रगान और वंदे मातरम जो है गीत, इसको मतलब आधुनिक काल में ही लिखा गया है। उसके बाद हमारा क्या है प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था 28 जुलाई 1914 ईस्वी को। तो ये हमारा क्या है आधुनिक इतिहास में ही जाएगा। अब इसके बाद हमारा है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो 1919 में हुआ था। जनरल डायर जिसने आक्रमण किया था उसमें कई हजार मतलब मासूम लोगों की मृत्यु हो गई थी। अब उसके बाद हमारा द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था 1939 से 1945 तक चला। और हमारा लास्ट वाला है रिजर्व बैंक का स्थापना, जो अभी पैसा पर मतलब उसी के द्वारा आता है। तो रिजर्व बैंक का स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ। और जो हमारा भारत देश आज़ाद हुआ वो हमारा मतलब वो भी हमारा आधुनिक काल में ही जाएगा। तो हमने आज जाना कि मतलब कि इतिहास है क्या, इसको कैसे पढ़ते हैं, इसके 3 भाग हैं। तो हम कोई भी घटना या कहानी पढ़ेंगे तो कैसे हमको मालूम पड़ेगा कि कौन प्राचीन में है, कौन मध्य इतिहास में और कौन आधुनिक इतिहास में है। तो अभी हमने बताया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। अगर कहीं गलती भी हो तो वो भी कमेंट करें, बताएं कि ऐसा है चाहे वैसा होगा। धन्यवाद।